नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों, चलिए नई कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है तन्हा दिल। आज सुबह-सुबह सुनिधि जी रमा से गेस्ट रूम की खास तरह की सफाई करवा रही थी। खुद भी फूलदान के फूलों को ठीक तरीके से लगा रही थी। साफ पता चल रहा था जैसे कोई खास मेहमान आने वाला हो। कनिका कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने सुनिधि जी को आवाज दी, माँ, मेरा टिफिन तैयार है क्या? मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ बेटा, तैयार है। किचन में ही रख दी हूँ, ले ले। मैं रमा से गेस्ट रूम की सफाई करवा रही हूँ। कोई आने वाला है क्या माँ? आज कुछ ज्यादा ही साफ सफाई हो रही है। हाँ बेटा, आज एक मेहमान आने वाले हैं। कौन? जीजा जी? नहीं, कोई और। कनिका समझ नहीं पा रही थी कि माँ उससे इस मेहमान के बारे में छुपा क्यों रही है। कनिका को कॉलेज के लिए देर हो रही थी। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रही थी। सुनिधि जी से बोली, ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। तुम करो अपने मेहमानवाजी की तैयारी। कनिका माँ से मजाक के अंदाज में बोली। कनिका, आज शाम जरा जल्दी आने की कोशिश करना ना। सुनिधि जी कनिका को आवाज लगाकर बोली, क्योंकि कनिका घर से निकलने ही वाली थी। सुनिधि जी डर रही थी कि पता नहीं, अगर कनिका को पहले ही जल्दी आने को कहे तो वो 100 सवाल पूछेगी। क्यों आना है जल्दी? क्या काम है? वगैरह वगैरह। कारण अगर पहले बता दी तो पता नहीं कनिका का क्या जवाब होगा। इसलिए जब कनिका घर से निकलने लगी तब सुनिधि जी उसे शाम में जल्दी आने को बोली। फिर भी कनिका पूछ ही ली, क्यों, कोई काम है? सुनिधि जी ने कहा, बस आ जाना। कनिका कॉलेज चली गई और सुनिधि जी रमा से काम करवाकर सोची कि कुछ खाने में अच्छा बना लेती हूँ। क्या पता किस वक्त आ जाए। आएंगे तो बिना खाना पीना खाए थोड़ी ना जाएंगे। शिकायत अपनी जगह है और मेहमान नवाजी अपनी जगह। आखिर है तो दामाद ही ना घर का। ऐसे कैसे जाने दूंगी? सोचकर सुनिधि जी खाने के इंतजाम में लग गई। अपनी अपना लेक्चर खत्म कर कनिका स्टाफ रूम में आई तो देखा कि घड़ी में 4 बज रहे थे। आज उसकी सहेली रिया के बेटे का बर्थडे था। 2 दिन पहले से ही रिया कनिका से कह रखा था कि उसे उसके बेटे के बर्थडे में जरूर आना है। कनिका किसी भी पार्टी फंक्शन में जाने से बचा करती थी। उसे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रिया उसके कॉलेज के समय से ही उसकी सहेली थी। उसकी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव की साक्षी भी थी। शायद ही कोई ऐसी बात हो जो कनिका रिया से छुपाती हो। ऐसी सहेली के रिक्वेस्ट को मना करने में कनिका को अच्छा नहीं लग रहा था। मन नहीं होते हुए भी कनिका ने रिया से कहा था कि वो उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में जरूर आएगी। लेकिन माँ आज जल्दी आने को बोल रही है। सोचते हुए कनिका अपना बैग चेक करने लगी कि कहीं कुछ पीछे ना छूट जाए। और सुबह की माँ की बात याद करने लगी। पता नहीं ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए माँ मुझे घर पर जल्दी बुला रही है। जानती है कि मुझे किसी से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी कनिका खुद में ही खोई थी कि रिया की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। ओ मैडम, कहाँ की तैयारी होने लगी? मेरे साथ मेरे घर चलना है पार्टी में। आज बहाना नहीं चलेगा। आज आपको। यार रिया, प्लीज बहाना मत समझना। मैं सच में चाहती थी तेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में आऊं, लेकिन पता नहीं आज घर में कौन आने वाला है। सुबह से ही माँ को तैयारी करते देख रही थी और आते वक्त मुझे घर जल्दी आने के लिए कहा है। पार्टी में गई तो रात के 9 पहले बज जाएंगे, घर नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरी माँ को तो जानती ही हो, ऐसे ही परेशान हो जाती है। माँ ने पहले से कहा होता तो मैं कुछ कहकर जा भी सकती थी। सोचा था आज कह दूंगी, लेकिन आज तो घर का माहौल ही कुछ अलग था। सॉरी यार, मेरी तरफ से बेटे को ढेर सारा प्यार देना। कभी फिर आऊंगी। प्लीज अभी माफ कर दे। रिया को सॉरी बोल कनिका घर के लिए निकल गई। घर पहुंची तो देखा सुनिधि जी और उसके पापा गजेंद्र जी गेस्ट रूम में किसी से बातें कर रहे थे। कनिका ने सोचा तो आ गए इनके मेहमान। वो थकी हुई थी तो सोचा माँ बुलाएगी तो उनसे मिलने चली जाऊंगी। फिलहाल अपने रूम में जाकर आराम करती हूँ। वो अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि माँ पापा की अलावा गेस्ट रूम से तीसरी आवाज सुनकर कनिका के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। तीसरा व्यक्ति कह रहा था, यकीन मानिए, मेरा किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था।
कुछ चीज़ें इंसान के वश में नहीं होती। फिर भी मेरी वजह से जिसे भी तकलीफ़ हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। अगर आप लोग माफ़ कर एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाएँ, तो ये तीसरी आवाज़ थी गिरीश की। गिरीश कनिका का सो कोल्ड पति। हाँ, सो कोल्ड ही कहना चाहिए, क्योंकि पति सिर्फ़ नाम का। काम कहा जाए तो कनिका की ज़िंदगी भर का सूनापन के अलावा उसने कुछ दिया ही नहीं। गिरीश की आवाज़ सुनकर कनिका के पूरे बदन में जैसे आग लग गई थी। थकावट कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला। वो गुस्से से आग बबूला हो गेस्ट रूम में आई और माँ की तरफ देखकर बोली, तो ये था तुम्हारा खास मेहमान। इसके लिए तुम सुबह से घर में तैयारी कर रही थी। जिसने तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसकी खातिरदारी कर रही हो। गजेंद्र जी बोले, बेटा शांत हो जाओ। गिरीश कुछ बात करना चाहता है, तो बात तो सुननी ही चाहिए ना। मुझे इस इंसान से ना कोई बात करनी है और ना ही इसकी कोई बात सुननी है। इससे कह दीजिए यहाँ से चला जाए। कनिका गुस्से से बोली, जब बात करनी चाहिए थी तब तो कोई बात नहीं की, तो अब क्या बात करनी है। गिरीश हाथ जोड़कर कनिका से बोला, कनिका, जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जो हुआ वो मेरी वजह से जरूर हुआ, लेकिन मेरा इरादा किसी को धोखा देना नहीं था। बस कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से ये सब हो गया। सुनिधि जी बोली, कनिका, एक बार गिरीश की बात तो सुन लो बेटा। कनिका चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। माहौल खराब होते देख गिरीश गजेंद्र जी को प्रणाम कर बोला, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। सुनिधि जी कनिका से बोली, बेटा जिंदगी आसान नहीं होती। गिरीश कुछ कह रहा है तो एक बार सुन तो लो। अब वो यही रहता है और अब किसी से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। वाह माँ, क्या बात कही हो। एक औरत होकर किसी औरत के लिए ऐसी बात कैसे कर सकती हो। क्या औरत का कोई स्वाभिमान नहीं होता। औरत कोई शूकेस में रखी हुई चप्पल है जो एक टूट गई तो दूसरी की धूल झाड़ कर पहन लो। सुनिधि जी रोते हुए बोली, मैं औरत नहीं, माँ हूँ तेरी। मुझे चिंता है तेरी। पूरी जिंदगी कैसे काटेगी तू अकेली। दूसरी शादी को कहती हूँ तो वो भी सुनते ही हंगामा मचा देती है कि तुझे दूसरी शादी नहीं करनी। ऐसे में पहला अगर संभल रहा है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम लोग मेरी चिंता करो। ना ही कोई मजबूर अबला हूँ जो बिना किसी सहारे के जिंदगी नहीं काट सकती। कहकर कनिका अपने कमरे में चली गई। सुनिधि जी सिर पकड़कर सोफे पर धम से गिर पड़ी। गजेंद्र जी भी चिंतित हो सुनिधि जी की बगल में आकर बैठ गए। दोनों ही कनिका के भविष्य के लिए चिंतित थे। कनिका अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। 10 साल बाद अचानक से गिरीश से मिलना उसे झकझोर कर रख दिया। जीवन के जिस अध्याय को वो पलटना ही नहीं चाहती थी, अचानक से वही अध्याय खुलकर उसके सामने था। थोड़ी देर के लिए वो पूरी तरह से परेशान हो गई, लेकिन परेशानियां तो उसकी सहेली बन चुकी थी। कितना परेशान करती। धीरे धीरे मन शांत होने लगा तो आंखें बंद कर कनिका तकिए के सहारे पलंग के किनारे टेक लगाकर बैठ गई। उसका मन अतीत का वो पन्ना पलटने लगा जिस पर वक्त की मोटी जिल्द चढ़ाकर कनिका भूल जाना चाहती थी। लेकिन कभी कभी हालत ही ऐसे हवा चलती कि ना चाहते हुए भी अतीत के पन्ने पलट ही जाते। कनिका के अतीत के पन्ने फड़फड़ाते हुए पलटने लगे तो तब स्थिर हुए जब कनिका युवावस्था में कदम रख ही रही थी। नटखट सी चंचल कनिका घर में सबकी लाडली थी। माँ सुनिधि जी और पिता गजेंद्र जी की लाडली तो वो थी ही, बड़ी बहन रितिका भी कम प्यार नहीं लुटाती थी उस पर। छोटा सा हंसता खेलता परिवार था उसका। गजेंद्र जी की अपनी एक दुकान थी। बहुत ज्यादा तो कमाई नहीं थी, पर इतनी हो जाती थी कि अपने परिवार की सारी जरूरत और खुशियां पूरी कर सके। रितिका का ग्रेजुएशन के बाद ही शादी की बात चलने लगी। जल्द ही एक अच्छा नौकरी वाला लड़का मयंक का पता चला और रितिका की शादी हो गई। उस वक्त कनिका कॉलेज में एडमिशन ही ली थी। जब से कनिका प्यार मोहब्बत के बारे में जानी, तब से सहेलियों से, फिल्मों में या किताबों में यही पढ़ा कि प्यार में जुदाई होती ही है और प्यार में दर्द सहना पड़ता है। वो अपने लिए एक नियम बनाई कि वो शादी से पहले कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी। वो प्यार करेगी तो सिर्फ शादी के बाद।
वो भी अपने पति से, ताकि उसे कोई जुदाई का दर्द नहीं सहना पड़े। कॉलेज में कितने ही लड़के उसकी उससे दोस्ती करना चाहते थे, उससे बातें करना चाहते थे। वो बस काम तक का बात करती, उसके आगे कोई बात बढ़ाती ही नहीं। रिया का घर कनिका के घर के पास ही था। दोनों साथ कॉलेज आती और जाती। रिया कनिका की पक्की सहेली थी। कुछ लड़के जो कनिका से दोस्ती करना चाहते थे, वो रिया से सिफारिश करते। लेकिन कनिका से अगर रिया कहती भी, तो वो उसे डाँट ही सुनाती थी। रिया कनिका से कहती, "तू कैसी है? क्या तेरा मन नहीं करता किसी से दोस्ती करने का?" कनिका कहती, "नहीं, मेरे दिल के दर्पण में सिर्फ़ एक ही चेहरा होगा, जो चेहरा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, जिसे खोने का मुझे कोई डर ना होगा। वो पूरी ज़िंदगी के लिए मेरा होगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पति से प्यार करूँगी। उसके पहले मेरा दिल का दर्पण खाली ही रहेगा।" कनिका ग्रेजुएशन में चली गई। घर में उसकी भी शादी की चर्चाएँ होने लगी। कनिका अपने होने वाले पति का सपना बुनने लगी थी। वो चाहती थी, मेरा पति जैसा भी होगा, मैं उसके रंग में रंग जाऊँगी। बस वही करूँगी जो उसे पसंद होगा। सारा प्यार लौटाऊँगी उस पर। जैसे मीरा कृष्ण से प्यार करती थी, वैसा प्यार करूँगी। बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस वो सिर्फ़ मेरा हो। तरह-तरह के रिश्ते का पता चलता, किसी न किसी वजह से बात बन नहीं रही थी। एक रिश्ता कनिका के दूर के मामा लेकर आए। मामा जी गजेंद्र जी से बोले, लड़का विदेश में नौकरी करता है, माँ-बाप का इकलौता बेटा है। बात बन गई तो विदेश जाएगी आपकी अपनी कनिका। लड़के का नाम है गिरीश। गजेंद्र जी गिरीश के पिता से मिलने के लिए तैयार हो गए। मामा जी को साथ लेकर गजेंद्र जी गिरीश के घर उसके माता-पिता से मिलने के लिए गए। कनिका ख्यालों में खुद से बातें करने लगी। क्या गिरीश ही मेरा पति होगा? जाने कैसा होगा, जैसा भी होगा, अगर हो गया तो बस मेरा होगा। कनिका बिना देखे ही गिरीश के सपने बुनने लगी थी। गजेंद्र जी शाम को गिरीश के माता-पिता सुमित्रा जी और महेंद्र जी से मिलकर आए। कनिका ने कनिका ये जानने को आतुर थी कि उसके पिता की गिरीश के माता-पिता से आखिर क्या बात हुई है। गजेंद्र जी हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो सुनिधि जी से बोले, चाय-वाय कुछ दो भई, थक गया दिन भर। गजेंद्र जी के जवाब के लिए जितनी उत्सुकता कनिका को थी, उतनी ही सुनिधि जी को भी थी। सुनिधि जी बोली, चाय-वाय तो बना दूँगी, पहले ये तो बताइए, वहाँ बात क्या हुई? गजेंद्र जी सुनिधि जी की उत्सुकता भांपते हुए मज़ाक के अंदाज में बोले, इतनी क्या जल्दी है? थोड़ा आराम-वाराम करने दो, फिर बताते हैं। सुनिधि जी बोली, मेरे सब्र की और परीक्षा मत लीजिए, जल्दी बताइए क्या बात हुई? कहकर चाय बनाने किचन की तरफ जा ही रही थी कि कनिका बोली, माँ, मैं चाय बना देती हूँ। कनिका पास ही दोनों की बातें सुन रही थी। माँ को देखते ही वो शर्माते हुए किचन में चली गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सुनिधि जी भी समझ रही थी, शादी के समय लड़कियों का यही हाल होता है। खुलकर माता-पिता से बात तो नहीं करती, बस इधर-उधर से बातें सुनती रहती है। चाय बनाकर कनिका माँ-पापा को दे दी और वहाँ से चली गई। पर चली क्या गई, किवाड़ की ओट में उन दोनों की बातें सुनने के लिए छिप गई। गजेंद्र जी बोले, सुनिधि, मुझे तो यह रिश्ता पसंद है, लेकिन तुम्हारी भी राय ज़रूरी है। माता-पिता का इकलौता बेटा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद यहीं जॉब करता था, लेकिन अमेरिका से अच्छे ऑफ़र के कारण वहाँ चला गया और वहाँ नौकरी करने लगा। सुनिधि जी, अमेरिका? कहीं वहीं शादी-वादी कर लिया होगा, तो यहाँ क्या पता चलेगा? बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी यही सवाल उठा था। मैं महेंद्र जी से पूछ रहा था कि वहाँ अगर उसका किसी से कोई रिश्ता वगैरह हुआ तो? महेंद्र जी बोले, मैं खुद बेटे के विदेश जाने के खिलाफ था। मेरी यही शर्त थी कि तुम्हें जाना है तो जाओ, यहाँ की लड़की से शादी करके जाओ। मेरा एक ही बेटा है। मैं उसकी शादी हमारे देश की किसी संस्कारी लड़की से कराना चाहता हूँ। विदेशी लड़कियों को कहाँ हमारा संस्कार पता होगा। गिरीश बोला, आप निश्चिंत रहिए पापा, मैं आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। इसलिए गजेंद्र जी आप चिंता ना करें। आपकी बेटी मेरे घर में आई तो उसे बेटी जैसा ही प्यार मिलेगा। गिरीश की माँ सुमित्रा जी भी बहुत शांत और संस्कारी महिला लगी। मेरी नज़र में तो बेटी के लिए मुझे जो चाहिए था, वो इस रिश्ते में दिख रहा है। तुम्हें क्या लगता है?
अच्छी तरह सोच लो और सब कुछ बताकर कनिका से भी उसके विचार जान लेना। सुनिधि जी बोली, जब आपको ठीक लग रहा है तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक ही होगा। वैसे मैं कनिका को भी जानकारी दे दूंगी। जबकि सुनिधि जी जानती थी कि कनिका सब सुन रही है। गजेंद्र जी कुछ याद करते हुए बोले, अरे ये तस्वीर भी दिए थे महेंद्र जी गिरीश का। तस्वीर देख सुनिधि जी बोली, लड़का दिखने में तो बहुत अच्छा है, बस स्वभाव विचार भी अच्छा हो। स्वभाव विचार क्यों नहीं अच्छा होगा? बच्चों में माँ बाप के ही गुण जाते हैं। उसके माता पिता का स्वभाव विचार जब अच्छा है तो उसका भी अच्छा ही होगा। तुम तो ऐसे ही डरती हो। रितिका के समय भी तुम ऐसे ही डरती रही थी। देखो तो मयंक जी का स्वभाव। सुनिधि जी बोली, वो तो लाखों में एक है हमारा दामाद। अब दूसरा भी वैसा ही मिल जाए बस। तस्वीर का नाम सुनकर कनिका की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उस तस्वीर को देखने की उसका इंतजार उसके मन का खाली दर्पण कर रहा था। सुनिधि जी जैसे ही वहां से उठने लगी, कनिका झट से अपने कमरे में चली गई। सुनिधि जी सब जानते हुए भी अनजान बनते हुए कनिका को सारी बात बताई और तस्वीर उसके पास छोड़ दी। सुनिधि जी बोली, पापा तुम्हारी राय भी जानना चाहते हैं। जो भी बात थी वो सब बता दी तुम्हें। तुम्हें कोई ऐतराज हो तो बोलो बेटा, तुम्हारी सहमति के बाद ही शादी फाइनल होगी। कनिका सिर झुकाए बोली, मैं क्या बोलूं, आप लोग मेरा बुरा थोड़ी ना करोगे, जो तुम लोगों को अच्छा लगे। कनिका की सहमति जान सुनिधि जी वहां से चली गई। कनिका ग्रेस की तस्वीर देखने लगी। तस्वीर देख वो देखती ही रह गई। आकर्षक चेहरा, बोलती आंखें, मनमोहन मुस्कान, जैसे वो तस्वीर नहीं खुद गिरीश खड़ा हो। कनिका गिरीश की तस्वीर से बातें करने लगी। क्यों जनाब, कैद होना है मेरे इस दिल के दर्पण में हमेशा के लिए? मामा जी गजेंद्र जी को पुकारते हुए अंदर आए। जीजाजी जीजाजी, एक जरूरी बात करनी है आपसे। सुनिधि जी मामा जी को बैठने का कहते हुए बोली, अरे भैया, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? बात क्या है? बात ही ऐसी दीदी, गिरीश 1 महीने के लिए घर आ रहा है। महेंद्र जी चाहते हैं इस बार वो शादी करके ही जाए। इतनी जल्दी भैया? अभी तो हम लोगों ने लड़का देखा भी नहीं है, सिर्फ तस्वीर में ही देखा है। जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं लेते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर लेते, ऐसे कैसे शादी फाइनल कर दे? देखने दिखाने में क्या रखा है? आ जाएगा तो देख लेना। गजेंद्र अंदर से आते हुए बोले, भाई मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कहा गया है शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। आप लोग देख लीजिए, इतनी जल्दी सब कुछ, मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं हम लोग जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? दीदी दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले ही महेंद्र जी को बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा था। उनकी जान बच गई, इतना ही काफी है। गिरीश विदेश से जल्दी जल्दी तो आता भी नहीं ना, इसलिए महेंद्र जी चाहते हैं कि इस बार उसकी शादी हो जाए। डरो मत दीदी, भगवान का नाम लो और कनिका बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। सबकी सहमति से शादी तय हो ही गई। रितिका भी माँ से शिकायत करती है, माँ तुम लोग लड़के को देखी तक नहीं हो और शादी की तैयारी अभी शुरू कर दी। क्या करो बेटा, सबकी यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस बात से भी रोकने से डरती हूँ कि कहीं मेरी जिद से अच्छा रिश्ता ना हाथ से निकल जाए। इसलिए अब सब ईश्वर की मर्जी समझकर उन्हीं पर भरोसा कर आगे बढ़ रही हूँ। समय पंख लगाकर उड़ रहे थे। शादी की तिथि से 1 सप्ताह पहले गिरीश घर आया। महेंद्र जी सुमित्रा जी के साथ गिरीश गजेंद्र जी के घर भी आया। सुनिधि जी और गजेंद्र जी ने उन लोगों की खूब खातिरदारी की। कनिका पर्दे की ओर से ही गिरीश को देख रही थी। उसे देख वो अपने नसीब पर नाज कर रही थी। उसने अपने लिए जैसे पति की कल्पना की थी, गिरीश उससे भी कहीं ज्यादा ही था। थोड़ी देर में कनिका को भी वहां बुलाया गया। सुमित्रा जी ने भी थोड़ी बहुत बात की कनिका से। सब कुछ तय हो ही चुका था। ये तो बस एक औपचारिक मुलाकात थी। गजेंद्र जी गिरीश से पूछते हैं, अगर वो कनिका से अकेले में कुछ पूछना चाहे या बात करना चाहे तो कर ले। लेकिन गिरीश बोला कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कनिका चैन की सांस ली। उसे भी अभी गिरीश से अकेले में बात करने के नाम से हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे।
शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। अब विदाई की बेला आ चुकी थी। माँ-बाप की लाडली कनिका जहाँ गिरीश के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, वहीं बचपन का आंगन छोड़ने के एहसास से ही उसका दिल बैठा जा रहा था। लेकिन लड़की की तो किस्मत में यही लिखा होता है, अपने माता-पिता, भाई-बहन सब छोड़कर एक अनजान घर में जाना। अपने माता-पिता और बहन रितिका के गले लग मैं खूब रोई। आंसू भरे नैनों में कल के सुनहरे सपने लिए गिरीश के साथ चली आई अपनी नई दुनिया बसाने। कनिका का ससुराल में पहला दिन तो रस्मों में ही निकल गया। दूसरे दिन भी कुछ कुछ रस्में हुई, लेकिन आज रात कनिका की जिंदगी की खास रात थी। लंबे इंतजार के बाद ये रात आई थी। आज वो अपने पति का चेहरा अपने खाली दर्पण में हमेशा हमेशा के लिए कैद करने वाली थी। जिस दर्पण में इससे पहले किसी भी चेहरे की झलक भी नहीं पड़ने दी थी कनिका ने, जिसे ईश्वर ने हमेशा के लिए उसके नाम किया था, जिससे बिछड़ने का अब कोई डर भी नहीं था। अपना सारा प्यार लुटाना था जिस पर, उससे मिलन की रात आ गई थी। रात में अपने कमरे में कनिका पलंग पर बैठी गिरीश का इंतजार कर रही थी। बेला और गुलाब से सजा पूरा कमरा भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। संकुचाई हुई सिमटी सी कनिका के मन में कितने ही सवाल उठ रहे थे। जाने गिरीश का पहला सवाल क्या होगा? इससे पहले तो कभी मिली ही नहीं वो उससे। उससे बात करने का अंदाज़ भी तो उसे नहीं पता था। पता नहीं ये विदेशी बाबू कुछ अंग्रेज़ी में ही बात शुरू ना कर दे, या फिर वही घिसा-पिटा सा तरीका होगा बात शुरू करने का। "तुम्हारा नाम क्या है कनिका?" और खुद में ही हँसने लगी। अपने ख़्यालों में खोई हुई खुद से बातें कर ही रही थी कि किवाड़ बंद होने की आवाज़ आई। कनिका का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो साँसें थामे गिरीश के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। सॉरी, कनिका के कानों में आवाज़ आई। कनिका सोचने लगी, सॉरी? ये कौन-सा तरीका है किसी से बात शुरू करने का? गिरीश दोबारा बोला, सॉरी कनिका। कनिका घूंघट हटाकर पूछने लगी, सॉरी? मगर किस लिए? कनिका, हमारी शादी हो चुकी है। हम लोगों का गृहस्थ जीवन शुरू हो गया है। इसकी बुनियाद में कोई झूठ या किसी बात को छुपाकर मैं नहीं करना चाहता। वैसे ये बात मुझे शादी से पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन घर का माहौल ऐसा बना कि शादी से पहले मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। मेरे आने से पहले ही सब कुछ तय हो चुका था। मैं बात ही क्या करता? कनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि गिरीश आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बोली, जो कहना है ठीक से कहिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मतलब बात करना चाह रहे थे, समय नहीं मिला, कैसी बात? कनिका के मन में किसी बात से अंदेशा हो रहा था जो वो सुनना नहीं चाहती। लेकिन कुछ बात तो है, पर क्या? गिरीश बोला, मैं तुम्हें शुरू से बताना चाहता हूँ। बस सब्र करके पहले सुन लेना। गिरीश ने बोलना शुरू किया। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होने के बाद यहाँ एक अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिल गया था। माँ पापा बहुत खुश थे। उनके वर्षों की तपस्या सफल जो हुई थी। 1 साल बाद अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी से मुझे जॉब ऑफ़र आया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। घर में माँ-पापा से बात किया तो वो लोग खुश तो हुए, लेकिन मेरे विदेश जाने के बाद से डर रहे थे। सबसे बड़ा डर ये था कि मैं वहाँ किसी से शादी करके ना बस जाऊँ। माँ-पापा से मैंने वादा किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपने देश की ही लड़की से शादी करूँगा। उन लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। बहुत मनाने और वादा करने के बाद वो लोग मान गए और मैं विदेश चला गया। वहाँ विदेश में सभी अनजान लोगों के बीच बहुत कुछ अजीब-सा लगता था। कोई दोस्त नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं, बिल्कुल अकेला-अकेला सा हो गया था। धीरे-धीरे मेरी दोस्ती मेरी कंपनी में साथ काम करने वाली एलिस से हुई। विदेश होकर भी उसके विचार मुझसे बहुत मिलते-जुलते थे। विदेश में मेरी पहली दोस्त बनी थी एलिस। दिन-ब-दिन हमारी दोस्ती बढ़ती गई और फिर बीच में टोकते हुए कनिका बोली, और फिर? कनिका के सिर पर जैसे कोई भारी हथौड़ा पड़ने वाला था, जिसके लिए वह तैयार तो नहीं थी, लेकिन उसके चोट के एहसास से ही वो सुन्न होती जा रही थी। उसका दिल जैसे धड़कना ही नहीं चाह रहा था। उसके दिमाग में कोई बिजली सी कड़क रही थी।
2 पल पहले वो जिस रंगीन दुनिया की कल्पना कर रोमांचित हो रही थी, अचानक से वही दुनिया रंगहीन हो गई। उसके दिल का दर्पण जिसमें उस चेहरे को कैद करने के लिए आतुर हो रही थी, वो दर्पण ही उससे मुँह फेर रहा था। उस दर्पण की पवित्रता को ऐसे इंसान के चेहरे से दूषित नहीं करना चाह रही थी। आखिर गिरीश ने वह कह ही दिया जो कनिका के लिए किसी ब्रजपात से कम नहीं था। एक दिन हम लोग चर्च में शादी कर लिए, गिरीश ने कहा। कनिका को लगा जैसे कोई बहुत ऊंचे पहाड़ से किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। उसके मन के दर्पण को कोई इतना भारी प्रहार किया जाएगा कि उस दर्पण के 100,000 टुकड़े हो गए, लेकिन हर टुकड़ा सोना था। बरसों से दर्पण को जिस चेहरे के लिए खाली छोड़ा, वो ही सोना रह गया। मूर्छा सी आने लगी कनिका को। गिरीश ने उसे संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कनिका हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, कोशिश भी मत करना मुझे हाथ लगाने की। मुझे तुम जैसे धोखेबाज इंसान से सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। मैं क्या करता? मैं मजबूर था, गिरीश बोला। कैसी मजबूरी? कनिका गुस्से में कहे जा रही थी। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना, किसी परिवार के साथ धोखा करना मजबूरी होती है। जो बात आज मुझे शादी के बाद बता रहे हो, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? पापा को हार्ट अटैक आ चुका था। अचानक से ये खबर कहता तो वो सह नहीं पाते। सोचा था कि धीरे धीरे घर में सबको बता दूंगा, लेकिन यहाँ आया तो माँ पापा शादी की सारी तैयारियां कर चुके थे। अचानक से यह बताता तो वो कैसे सह पाते। तुमने अपने माता पिता की जान बचाने के लिए मेरे और मेरे माता पिता की बलि चढ़ा दी। मेरे माता पिता जो इतने अरमानों से अपनी बेटी का ब्याह किए थे, वो ये सब सुनेंगे तो क्या गुजरेगी उन पर। हाथ जोड़े गिरीश कनिका से बोला, मैं जानता हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ। तुम जो चाहे कर सकती हो। तुम मेरी तरफ से आजाद हो। मेरा किसी को भी धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। कनिका गिरीश को रोकते हुए, तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? साद नाम की शादी हो गई तो तुम्हें अधिकार मिल गया मेरे लिए फैसला लेने का। इस भ्रम में मत रहना। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो। अब मुझे क्या करना है ये फैसला मैं ले सकती हूँ, और वो सिर्फ मेरा अपना फैसला होगा। हम लोग जैसे पहले अजनबी थे, अब भी अजनबी ही रहेंगे। मुझे कल मेरे घर जाना है, और इस बार तुम मेरे साथ चलोगे। मुझे भी अपनी माता पिता की चिंता है। मैं अकेले जाऊंगी तो उन लोगों के मन में हजार सवाल पैदा होंगे। तुम अपने घर वालों को क्या कहोगी वो तुम जानो। मैं अपने घर वालों को संभाल लूंगी। गिरीश कुछ कह नहीं पा रहा था। एक कसूरवार की तरह सर झुकाए बैठा था। कनिका का अब उस कमरे की खुशबू में दम घुट रहा था। गिरीश का उस कमरे में उपस्थित होना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने बिखरे हुए सपनों के साथ टूटी बिखरी हुई सी महसूस कर रही थी। लेकिन आज की रात तो उसे उस कमरे में काटनी ही थी। दोनों चुपचाप पलंग के एक एक छोर पर बैठे थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूसरी सुबह सुमित्रा जी कनिका से बोली, बहू जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाना। आज घर में पूजा है, उसमें तुम्हें और गिरीश को साथ बैठना होगा। नहीं माँ जी, मुझे अभी घर जाना है। घर? सुमित्रा जी प्यार से कनिका के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी अब यही तुम्हारा घर है। वह घर भी है, लेकिन अभी यहाँ की रस्में कर लो, फिर पगफेरे के लिए चली जाना। जब तक गिरीश वहां आ पहुंचा, वो माँ से बोला, माँ आज ही कनिका को अपने घर जाना है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी सारी रस्में पड़ी हैं। आखिर बात क्या है? कोई बात हुई है क्या? रहने दो ना माँ ये रस्में। कनिका को जाना है तो मैं छोड़ आता हूँ, कहकर गिरीश वहां से निकल गया। कनिका भी वहां से जा चुकी थी। सुमित्रा जी के मन में सवाल उठ रहे थे। उन्हें शक हो रहा था कि कोई बात तो जरूर है। वो सतीश जी से सारी बात कर रही थी। सतीश जी बोले, इतना मत सोचो। आजकल के बच्चे हैं, रस्मों रिवाजों को उतना नहीं मानते, तो रहने दो। बहू का मन हो रहा है मायके जाने का, तो खुशी खुशी जाने दो। सतीश जी भले ही नहीं समझ रहे थे, लेकिन सुमित्रा जी दोनों के चेहरों से अंदाजा लगा रही थी कि कोई बात तो है। कनिका और गिरीश दोनों ही तैयार होकर निकल गए। कनिका के मन में तूफान मचा हुआ था, लेकिन
अभी वो भार किसी को भी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। औरतें होती ही ऐसी हैं, बड़े से बड़े तूफान से भी धैर्य से काम लेती हैं। कनिका जब अपने घर पहुंची तो सुनिधि जी, गजेंद्र जी, रितिका सभी आश्चर्यचकित हो गए कि परसों ही तो विदाई हुई थी और आज ऐसे सुबह सुबह। सुनिधि जी घबराई हुई सी कनिका से पूछने लगी, क्या बात है बेटा, इस तरह सुबह सुबह? क्यों, मैं घर नहीं आ सकती कि किसने कह दिया? पर गजेंद्र जी सुनिधि से बोले, अब सवाल ही पूछती रहोगी या बेटी दामाद का सत्कार भी करोगी? शादी के बाद पहली बार बेटी दामाद घर आए हैं तो स्वागत की जगह है सवाल कर रही हो। मुझे निकलना होगा, कोई जरूरी काम है, गिरीश बोला। गजेंद्र जी बोले, ऐसे कैसे, अभी तो आए हो? गिरीश सुनिधि जी और गजेंद्र जी को प्रणाम कर कहने लगी, अभी चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। सुनिधि जी कनिका से बोली, तुम तो रोको दामाद जी को, बिना चाय नाश्ता किए ही जा रहे हैं। जाने दो ना माँ, कोई जरूरी काम होगा। गिरीश चला गया। इस तरह से गिरीश का जाना और कनिका के इस तरह जवाब देना सबके लिए सवाल खड़े कर रहा था। कनिका अपने कमरे में चली गई। सुनिधि जी कनिका के पास कोई सवाल करने ही वाली थी कि कनिका माँ से पहले ही कह दी, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो, मेरे यहाँ आने से तुम लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सुनिधि जी बोली, परेशानी कैसी बेटा? आगे सुनिधि जी कुछ कहती, कनिका बोली, मुझे अकेला छोड़ दो बस। सुनिधि जी बाहर आ गई। अब तो यह निश्चित हो चुका था कि कोई बात तो है। रितिका बोली, मैं तो पहले ही तुम लोगों से कह रही थी, इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले पूरा पता कर लो फिर बात आगे बढ़ाओ। लेकिन मेरी बात तो तुम लोग सुनते ही नहीं हो। गजेंद्र जी सबको चुप कराते हुए बोले, पहले पता तो चले कि आखिर बात क्या है। पहले ही तुम लोग कुछ भी ना कहो। 2 दिन बीत चुके थे। कनिका गुमसुम सी रहती। रितिका कनिका से बहुत जानने की कोशिश करती कि आखिर बात क्या है, लेकिन कनिका कुछ भी नहीं कहती। बस सबसे इतना ही कहती, मुझे अकेला छोड़ दो। खुद में बिखरी कनिका के खुद में ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहे, किससे शिकायत करे? माँ पापा से? वो तो अपनी बेटी के साथ हुए धोखे से खुद ही टूट जाएंगे। किस्मत से, जो कुछ देने से पहले ही सब कुछ छीन लिया। अब शिकायत करके भी क्या होगा, जो होना था वो तो हो चुका है। उसके सपने टूट चुके थे। एक ही तो सपना था कि उसका पति सिर्फ उसका हो, वो तो पहले से ही किसी और का था। क्या कहे, किससे कहे, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बिखरी सी बेजान सी अपने कमरे में पड़ी रहती। किसी के कोई सवाल का जवाब वो नहीं देना चाहती थी। अभी उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि माँ पापा को कोई सदमा लगेगा तो वह उसे संभाल पाएगी। वो तो खुद एक सदमे से गुजर रही थी। घर के सारे मेहमान जा चुके थे। रितिका भी अपने घर चली गई। सुनिधि जी गजेंद्र जी से बोली, हम लोग क्या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कनिका तो कुछ कह ही नहीं रही। आप गिरीश जी से ही पूछिए, ठीक ही कहती हो। शाम में कनिका के ससुराल जाकर पता करता हूँ। शाम को गजेंद्र जी कनिका के ससुराल गए। वहां भी पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। महेंद्र जी गजेंद्र जी को देखते ही उन्हें आदर पूर्वक बैठाए। गजेंद्र जी महेंद्र जी से गिरीश के बारे में पूछे तो सुमित्रा जी बोली, पता नहीं भाई साहब, इन दोनों में क्या बात हुई। कनिका को आपके घर पहुंचाकर गिरीश आया और बोला कि उसे उसी रात लौटना है। मैंने पूछा तो बोला कि जल्दी ही वापस आऊंगा और कनिका को साथ लेकर जाऊंगा। गजेंद्र जी नाराज होते हुए बोले, बिना कुछ कहे ही वापस चले गए? ऐसे कैसे दामाद जी कनिका से बिना कुछ कहे जा सकते हैं? पास तो है नहीं कि जो तुरंत वापस आ जाएंगे। महेंद्र जी हाथ जोड़ते हुए बोले, आप नाराज मत होइए, हमें भी इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। महेंद्र जी, मैं सिर्फ आप लोगों के स्वभाव विचार देखकर ग्रीस के बारे में बिना कुछ ज्यादा जाने पूछे शादी कर दी अपनी बेटी की। और ये सब क्या हो रहा है? वहां कनिका भी जब से यहाँ से गई है, गुमसुम से अपने कमरे में कैद सी हो गई है। इतनी हंसने खेलने वाली मेरी बेटी बिल्कुल ही शांत सी हो गई है। गजेंद्र जी थोड़ी ही देर में वापस आ गए। जिससे मिलने गए थे वो तो था ही नहीं। रिया को जब ये खबर लगी कि कनिका आई हुई है तो वो दौड़ती हुई अपनी सहेली से मिलने के लिए आई। रिया ही तो एक थी
जिससे कनिका अपने होने वाले पति की सारी कल्पनाएं शेयर किया करती थी। रिया ने सोचा, चलो पूछूं, गिरीश उसकी उम्मीद पर कितना खरा उतरा है। रिया जब आई तो सुनिधि जी से कनिका का हाल सुनकर चिंतित होकर उसके कमरे में उससे मिलने गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। रिया जानती थी कनिका अपने होने वाले पति से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठी है। कहीं कुछ ऐसा वैसा हुआ तो। एक अनजान सा डर रिया के अंदर बैठ गया। सुनिधि जी रिया से बोली, अब तू ही पूछ कनिका से, शायद तुझे ही कुछ बताए। हम लोग तो थक चुके हैं इससे पूछ पूछ कर, कुछ बताती ही नहीं है। रिया कनिका के कमरे में गई। कनिका आंखें बंद कर चुपचाप बैठी हुई थी। रिया धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। कनिका आंखें खोलकर रिया को देखती है। रिया उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके पास चुपचाप बैठ जाती है। कनिका जोर से रिया के गले से लिपट कर रोने लगी। रिया महसूस कर रही थी कि शायद कनिका दहाड़े मार मार कर रोना चाह रही है, लेकिन खुद की चीख को अपने ही अंदर रखकर कनिका रो रही थी। उसके मुंह से भले ही चीख नहीं निकल रही थी, लेकिन उसका दिल चीख रहा था। कनिका बोली, सब कुछ खत्म हो गया रिया, मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। रिया कनिका को जी भर कर रो लेने देना चाहती थी, ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। थोड़ी देर रोकर जब कनिका शांत हुई, तब रिया ने कहा, बोल तो सही, आखिर बात क्या है। कनिका गिरीश के धोखे की सारी कहानी रिया से कह सुनाती है। सुनकर रिया का खून खोलने लगा। बोली, अभी पूछती हूँ उसके झूठे और मक्कार माँ बाप से। कनिका ने कहा, अभी शांत रहो, इसमें ना उसके माँ बाप का कोई दोष है और ना ही मेरे माँ बाप का। गिरीश ने सबको धोखा दिया है। मैं माँ पापा को बताऊंगी तो जरूर, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि कैसे। रिया कनिका के पास बहुत देर तक बैठी रही, लेकिन वो चुप थी। दिल में तो आ रहा था कि घर जाकर सबको गिरीश के धोखे के बारे में बताए, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रही थी। घर में पता चलने के बाद फिर एक तूफान आएगा जिसमें कनिका के घर वालों पर पहाड़ सा टूटेगा। कितने सवाल कनिका से भी होंगे। अभी एक तूफान में बिखरी कनिका खुद को समेट भी नहीं पाई थी, और फिर से एक तूफान। रिया सब्र से काम लेना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद रिया बोली, कनिका अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी। घर में माँ चिंता कर रही होगी। कनिका सिर हिलाकर जाने के लिए हाँ का इशारा कर देती है। रिया कनिका के कमरे से जैसे ही निकली, सुनिधि जी झट से रिया को अपने कमरे में ले गई और पूछा, कनिका ने कुछ बताया? क्या बात है, कुछ कहा क्या उसने? आंटी जी, मुझे पूरी तरह से कुछ भी नहीं बताई, लेकिन अभी कनिका बहुत परेशान है, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती उसे। वो कुछ बताएगी तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। अभी चलती हूँ आंटी जी, माँ परेशान हो रही होंगी, कहकर रिया जल्दी से वहां से निकल गई। रिया से सुनिधि जी की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन कनिका के कारण वो मजबूर थी। रिया के जाने के बाद कनिका अपने दिल की बात, जो कि उसके दिल के अंदर कैद तूफान मचा रही थी, उसे उफनती नदी में आई बाढ़, बांध से बचे रहने में, बांध को तोड़कर निकलना चाहती थी। उसी तरह कनिका के दिल में गिरीश के धोखे से जो तूफान आया था, वो बाहर निकलने को बेचैन था। रिया से दिल के तूफान को बांटकर कनिका थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। दूसरे दिन फिर से रिया आई। रिया को भी कहाँ चैन था, वो तो कनिका के पास से जाना ही नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अभी टूट चुकी कनिका का बस यही एक सहारा है। रिया ने कनिका से कहा, कनिका मैं समझती हूँ कि तुम्हें अभी ये सब बातें आंटी अंकल से बताना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उन लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन कनिका, तुम उन लोगों की तकलीफ समझ नहीं रही हो। वो लोग खुद बहुत तकलीफ में हैं। तुम उनके हालात नहीं समझ सकती। मैं कहती भी नहीं कि तू समझने की कोशिश भी कर। तू तो खुद ही संभालने की हालत में नहीं है, तो तू उन लोगों को क्या ही संभालेगी। लेकिन प्लीज मुझे बताने दे, मुझसे उन लोगों की हालत देखी नहीं जाती। तुझे जैसा ठीक लगे कर। कनिका बुझे स्वर से रिया से बोली। रिया अभी कनिका से ज्यादा उन बातों को छेड़ना नहीं चाहती थी। कुछ हल्की फुल्की बातें कर उसका मन दूसरी तरफ बांटना चाहती थी। कनिका की कनिका भी जानबूझकर गिरीश वाली बात से कतराते हुए कुछ और बात करने लगी। दोनों के ही मन में बात कुछ और थी और जुबां कुछ और बता रही थी। हालात के अनुसार यही सही था। रिया बहुत देर तक
कनिका के पास बैठी रही। फिर कनिका से बोली, अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई, माँ परेशान होने लगती हैं। रिया के निकलते ही फिर सुनिधि जी रिया को सवाल भरी नजर और उत्सुकता की नजरों से देख रही थी। रिया सुनिधि जी को उनके कमरे में ले गई और पलंग पर बैठा कर बोली, आंटी जी, मैं जो कहने जा रही हूँ वो स्थिर होकर सुनिएगा। कनिका अभी बहुत दर्द में है और आप लोग परेशान ना हो, इसलिए वो आप लोगों को भी कुछ भी अभी बताना नहीं चाहती। आंटी जी, बात यह है कि रिया सारी बात सुनिधि जी को बता देती है। सुनिधि जी सुनते ही छाती पीट ली। हाय, ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? मेरी बच्ची के साथ ये सब होना था? छोड़ूंगी नहीं मैं उस गिरीश को। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर भाग गया। गजेंद्र जी भी सुनकर धम से बिछावन पर गिर पड़े। रिया बोली, आंटी जी, जानती हूँ आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो भी कीजिएगा कनिका के बारे में सोचकर ही कीजिएगा। फिर रिया अपने घर चली गई। गजेंद्र जी गुस्से में उठे और बाहर निकलने लगे। सुनिधि जी बोली, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? देखिए, जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। गजेंद्र जी बिना कोई जवाब दिए ही निकल गए और सीधे महेंद्र जी के यहाँ जाकर गुस्से से बोले, क्या ये है आप लोगों की शराफत? झूठ बोलकर हम लोगों को फंसाया और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। गजेंद्र जी की आवाज सुनकर सुमित्रा जी भी वहां पर आ गई और बोली, आखिर बात क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं समधी जी? कैसा समधी और कैसा रिश्ता? आपके बेटे ने तो हमारी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। कहते कहते रोने लगे थे गजेंद्र जी। महेंद्र जी बोले, बात क्या है, हमें भी तो बताइए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको सच में पता नहीं है कि आपका बेटा पहले से शादी कर चुका है? गजेंद्र जी महेंद्र और सुमित्रा जी से बोले तो वो लोग आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों एक साथ कह उठे, क्या? दोनों ही अपना सिर पकड़कर बैठ गई। हमारे बेटे ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हमारे साथ किया तो किया, कनिका की जिंदगी से खेलने का उसे क्या अधिकार था? सुमित्रा जी गुस्से से बोली। महेंद्र जी और सुमित्रा जी हाथ जोड़कर गजेंद्र जी से बोले, यकीन मानिए भाई साहब, हमें जरा सा भी पता नहीं था कि हमारा बेटा हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। हम किस मुंह से माफी मांगी? हमें तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा मेरे बेटे ने। जिंदगी बर्बाद तो मेरी बेटी की हो गई ना। गजेंद्र जी रोते हुए बोले। सुनिधि जी कनिका के कमरे में गई। कनिका गुमसुम सी बैठी सुनने में देख रही थी। सुनिधि जी उसके पास जा उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। माँ के गले लग कनिका भी जी भर कर रोई। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही थी। सवाल ये था कि आगे क्या करना है। कनिका गिरीश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। गिरीश क्या, अब उसे इस रिश्ते से ही नफरत हो गई थी। सुनिधि जी और गजेंद्र जी जब भी कनिका से इस बारे में चर्चा करते, अगर गिरीश से रिश्ता नहीं रखना चाहती हो तो क्या दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं? कनिका सुनकर ही चिढ़ जाती। मेरे पास ये सब बातें ही मत किया करो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले जिंदगी जी सकती हूँ। कनिका के पास अब हिम्मत नहीं बची थी कि फिर से अब वो वही सब सपने देखे। अब तो उन सपनों से भी डर लगता था। उन सपनों के साथ गिरीश का धोखा जुड़ा था। एक बार जिस चीज का डर दिल में बैठ जाता है, फिर उसके आभास से भी डर लगता है। कनिका फिर से पढ़ाई शुरू कर देती है। ग्रेजुएशन तो की हुई थी ही, एमए की और जल्दी ही कॉलेज में लेक्चरर की जॉब मिल गई। रिया की भी जॉब उसी कॉलेज में लग गई। रिया की शादी हो गई। एक बेटे की माँ भी बन गई। पर रिया से सुनिधि जी कहती कि तू ही समझा अपनी सहेली को, अकेले कैसे कटेगी जिंदगी? कोई फैसला तो ले। रिया जब भी कनिका से पूछती तो कनिका का जवाब होता, मैं अपने दिल के दर्पण को किसी चेहरे के लिए खाली रखी थी, लेकिन वो चेहरा मेरे दर्पण के लायक ही नहीं था। शायद हर दर्पण की किस्मत में चेहरा नहीं होता। अगर ये दर्पण हमेशा के लिए सूना रहेगा, इस दर्पण की किस्मत में कोई चेहरा ही नहीं है, ये सूना दर्पण ही मेरा साथी है। हम दोनों साथ मिलकर काट लेंगे जिंदगी का सफर। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। आज 10 साल बाद अचानक गिरीश को सामने देख पुरानी यादों की गली में खाए खोई कनिका अपने कमरे में आंखें बंद कर लेटी हुई थी। सुनिधि जी कनिका के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो कनिका चौंक कर वर्तमान में लौटी। सुनिधि जी बोली, देख बेटा,
ज़िंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल है। हम लोग अब हैं ही कितने दिन के। अपनी आँखों के सामने तुम्हारा बसा हुआ घर देख लेंगे, तो चैन से मर पाएँगे। मानती हूँ गिरीश जी का धोखा माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन बेटा, कभी-कभी ज़िंदगी में नहीं चाहते हुए भी कुछ समझौते करने पड़ते हैं। कुछ दिन पहले सुमित्रा जी यहाँ आई थी, तुम कॉलेज में थी। बहुत शर्मिंदा हैं वो लोग। उन्होंने ही बताया, गिरीश हमेशा के लिए अपने देश में आ रहा है। महेंद्र जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहती है। ग्रीस ने अमेरिका में जिस लड़की से शादी की थी, वो उसे छोड़कर जा चुकी है। डिवोर्स हो चुका है दोनों का। वाह माँ! एक ने छोड़ दिया, तो दूसरी की याद आ गई। माँ तुम कह भी कैसे सकती हो कि मैं उस इंसान के साथ दोबारा ज़िंदगी शुरू करूँ, जो पहले किसी और के साथ था और अब उसने छोड़ दिया, तो मैं उसके साथ रहूँ। मेरा कोई आत्मसम्मान है या नहीं? कनिका गुस्से से माँ से बोली। माँ मैं अपना अस्तित्व छोड़ उस इंसान के साथ रही, तो मैं मुझे खुद से घृणा होने लगेगी। तुम लोग कुछ भी कहो, मेरा फैसला अटल है, जो किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। मैं उस इंसान के साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी। मैं अकेली सर उठाकर जीऊँगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो माँ, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी खुश रहे और आत्मसम्मान के साथ जिए? माँ, ज़िंदगी हर किसी की एक जैसी नहीं होती है। मेरी ऐसी ही है और मैं अपनी ऐसी ज़िंदगी से खुश हूँ। सुनिधि जी समझ चुकी थी कि ये लड़की अब नहीं समझने वाली है। उसके कमरे से निकल ही रही थी तो देखा कि रिया आ गई उससे मिलने। सुनिधि जी रिया से बोली, तू ही समझा कर देख ले अपनी सहेली को। वैसे बात तो वह किसी की मानने वाली नहीं है। रिया कनिका के पास जाकर बोली, सोचा तुझसे देख आऊं। तू बोली थी ना, आंटी बोली है कोई आने वाला है, तो मुझे लगा कि कोई तो खास बात ही होगी। रिया कनिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, यार, क्या सच में तो अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं देगी? क्या अपने दिल का दर्पण हमेशा के लिए खाली रखेगी? सोच ले, जिंदगी 2 दिन की नहीं होती है कनिका। कनिका रिया के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोली, मेरे दिल का दर्पण खाली नहीं, सूना है। खाली दर्पण को उम्मीद होती है किसी चेहरे की, लेकिन सूने दर्पण को किसी का इंतजार नहीं होता। सूना रहना ही उसकी किस्मत होती है। देखती है ना, कभी कभी सूनी सड़क, राही किसी सूनी सड़क पर कहाँ किसी दूसरे हमराही का इंतजार करता है। उसे उस सड़क को अकेले ही काटना पड़ता है। मेरे दिल के इस सूने दर्पण को भी किसी का इंतजार नहीं है, बस अकेले ही काटना है यह जिंदगी का सफर। रिया भी समझ गई कि कनिका का फैसला अटल है। फिर बोली, कोई बात नहीं, तेरे इस सफर में तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और दूसरी कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।